स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हर पहलू, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आपके सीरीज को बढ़ा दिया है हमने। मानव रोग पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है और आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा और अब आप दूसरे पार्ट से मुखातिब हो चुके हैं। जब तक मैं ये मानव रोग पढ़ाता रहूँगा तब तक ये आपको लगेगा कि हमारी चिंता, हमारी फिक्र ज़्यादा हो रही है। और मैंने आपसे कहा है कि आप यही सोच करके इस चैप्टर का अध्ययन ही करें, ये सोच करके कि ये हमसे जुड़ा हुआ मसला, ये हमसे जुड़ा हुआ है। ऐसा करने से ना तो ये आपके व्यवहारिक जीवन में शामिल हो जाएंगे। आप किसी के शरीर पर छोटे छोटे दाने देख लो ना, किसी के शरीर, किसी की त्वचा लाल हो जाए तो आप उस पर एक बार विचार विमर्श करो कि ये क्या हो गया इससे। ऐसा सोचिए। ऐसा कर लेने से मानव रोग पूरी तरीके से आपके जहन में, आपके दिमाग में इसके संबंधित सारे टॉपिक के सारे कंटेंट अच्छे ढंग से आपके दिमाग में जगह बना लेंगे, फिर वो आपसे कभी भूलेंगे नहीं। तो जुड़ते हैं आज की महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रोग पार्ट 2। पुनः स्वागत करता हूं आपका। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन मैंने लिख रखा है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, एक जगह आपने पढ़ा है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, पार्ट 1 में देखा था आपने। अब गुणसूत्र की संख्या जस की तस रहेगी, यानी 46 है, यानी 46 है तो 46 ही रहेगी, परंतु उसके जीन में परिवर्तन हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए, शुरू किया हमने यहां से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन? गुणसूत्र। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र, और इन्हीं डीएनए का खंड होता है क्या? जीन। जीन क्या है? जब भी एग्जामिनर पूछे कहिए डीएनए का खंड ही जीन है, और जीन ही वह काम करता है जो पैतृक लक्षण को, माता पिता के लक्षण को हमारे शरीर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। ये है जीन हमारे। और जब इन्हीं जीन पर कोई विकार आ जाएगा, यही कोई त्रुटि आ जाएगी, कोई विकृति आ जाएगी, तो पक्की बात है आप सामान्य अवस्था से हटकर कुछ और हो जाएंगे। सीधी बात, सामान्य अवस्था यानी सामान्य क्रियाओं का परे हो जाना, सामान्य क्रियाओं का थोड़ा सा विचलित हो जाना ही तो रोग है। सामान्य क्रियाएं जब हमारे शरीर में सही ढंग से नहीं हो पाती, इसका मतलब हम रोगी हैं। अगर हम न्यूनतम दूरी, जिसे 25 सेंटीमीटर कहते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब आपकी आंखों में विकार है। आप दूर की वस्तु, निकट की वस्तु को अच्छे ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखों में दोष है। अगर आपका हार्ट 1 मिनट में 72 बार ना धड़क करके 150 बार धड़कने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विकार है। लेकिन अचानक किसी भी चीज को देख करके ऐसी संभावित घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब आप रोगी नहीं हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू काम चल रहा है, आज भी, कल भी, परसों भी, तो इसका मतलब आप रोगी हैं। इसका मतलब आप रोगी हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके रोग की चिंता है हमें, आपके रोगों की बात करेंगे हम। तो डीएनए प्लस हिस्टोन, जीन की बात हो गई। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होगा इस क्लास में, और इससे संबंधित रोगों की बात होगी इस क्लास में। तो मैंने कह दिया कि गुणसूत्र सामान्य रहेंगे, 46 हैं, 46 रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं होगी। उनकी संरचना में परिवर्तन यानी उनके जीन में हेरफेर हो जाएगा। अब समझें, पहला ही रोग मैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन करूं, इसके पहले मैं इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने लिख दूं। एक तो कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, कुछ इसी तरीके से आपने पार्ट 1 देखा होगा। कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। और एक तो आप लिखेंगे लैंगिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो ये इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही पूछेगा, लैंगिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। जब आपसे वो पूछेगा ना कि एड्स कैसा रोग है, आप कह दोगे सर लैंगिक रोग है। ऐसा कहना गलत हो जाएगा ना। ये कौन सी बात होगी कि लैंगिक रोग है? उसमें कहाँ आपका एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो गया भाई, उसमें कहाँ आपका वाई गुणसूत्र प्रभावित हो गया। वहां तो आपके अंदर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस प्रवेश करता है और वो आपके लिम्फोसाइट कोशिका को ही खा जाता है। ऐसे में तो फिर वो तो प्लेटलेट्स को खा रहा है ना, फिर सॉरी आपके WBC यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म कर रहा है ना फिर। तो वहां आप इसलिए ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग है, यानी लिंग संबंधी रोग है, यानी हमारे लैंगिक गुणसूत्रों से उसका संबंध है। एग्जामिनर ऐसा पूछेगा।
और जिनका लिंग सहलग्न रोग जिन्हें नहीं कहेंगे, जिन्हें कायिक रोग कह सकते हैं, जिन्हें अलैंगिक रोग कह सकते हैं, उनका ग्राफ इधर रहेगा। मैं अब ये मान के चलूं, क्योंकि मैंने इसको पहले वीडियो में भी आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। अब जरा ध्यान दें, कायिक गुणसूत्र की संरचना में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो पहला रोग क्या हो जाएगा, यहां से याद करिए, सब ये रोग बहुत हैं, रोग तो बहुत है, लेकिन हम रोग बात करेंगे वो जो आपके एग्जामों में कभी कभार पूछे गए हैं, जो स्टार हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण करके ही हमें पढ़ लेना है। तो थैलेसीमिया की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे इसी के साथ साथ, इसी का भाई समझ लीजिए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, दो रोगों को लगे हाथ यानी साथ साथ पढ़ने और समझने का तात्पर्य अभी आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इतना ही लगा रखा हूं। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दोनों रोगों को इसलिए मैंने साथ रखा है क्योंकि दोनों रोगों में 11वें गुणसूत्र पर, अब आप बताना 11वां गुणसूत्र कायिक है कि नहीं है ना, क्योंकि मैंने कहा 23वां जोड़ी गुणसूत्र लैंगिक होता है। यहां जो 11वां की बात हो रही है, इसका मतलब कायिक की बात हो रही है। 11वें गुणसूत्र के जीन पर क्या आ जाएगा, विकृति, यानी जीन विकृति होगी, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं जीन विकृति, यानी उसकी संरचना में कुछ दिक्कत आ जाएगी। 11वां गुणसूत्र की संरचना में कुछ दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत जब आएगी तो होगा क्या, दोनों ही रोगों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों रोगों में ऐसा होगा। थैलेसीमिया थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया से हल्का मान के चले, जैसे रोग होते हैं कुछ ज़्यादा पावरफुल रोग होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं थोड़ा ज़्यादा आपको ना परेशान करके कम परेशान करते हैं, इस तरीके के सिकल सेल एनीमिया, ये सब आनुवांशिक रोगों की चर्चा हो रही है, क्योंकि गुणसूत्र का मतलब ही आनुवांशिक रोग। अभी हम लोग वो रोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम जिम्मेदार नहीं हैं, जो हमें अपने हमारे माता पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, जिनमें हम बिल्कुल दोषी नहीं होते हैं। हम ऐसे रोगों की चर्चा कर रहे हैं। हमें बुखार नहीं हुआ है, हमें टाइफाइड नहीं हुआ है, हमें टीबी नहीं हुआ है कि नहीं। अगर ये सारे रोग हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें हम दोषी हैं। इसका मतलब अगर हमें कालरा हो गया तो हम दोषी हैं, अगर टाइफाइड हो गया हम दोषी हैं, अगर कोरोना हो गया तो हम दोषी हैं, क्योंकि ये हम खुद ला रहे हैं। लेकिन ये ऐसे रोग हैं जो माता पिता से उपहार स्वरूप हमारे साथ चले आते हैं, हमारे जीवन के साथ। जैसे ही हम इस धरती पर इस सुंदर से वातावरण में प्रवेश करते हैं, जहाँ अपनी जिंदगी का तमाम वो एक किस्सा कहानी बनाएंगे, जहाँ आएंगे, अगर ये रोग हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ साथ आएंगे, और जिंदगी जब तक रहेगी तब तक ये रह जाएंगे, क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं है, इनका कोई निराकरण ही नहीं है। आनुवांशिक रोग ठीक नहीं किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो अभी तो मैं बहुत ही खतरनाक रोगों की बात कर रहा हूं। तो सिकल सेल एनीमिया, दिल थाम के बैठने वाली बात है ये। सिकल सेल एनीमिया अगर हुआ है तो ध्यान देना, मैं एक ग्राफ के स्वरूप में आपको इस बात को जानकारी देना चाहता हूं। अगर ऐसा हो गया है तो क्या होगा, अमीनो अम्ल प्रभावित हो जाएगा। पहली बात, विकल्प ढूंढना है हमें आपको कि एग्जामिनर विकल्प में क्या रखेगा। चलो अमीनो अम्ल रखोगे तो टिक कर देंगे, सिकल सेल एनीमिया में अमीनो अम्ल प्रभावित हो जाएंगे, ठीक। अब विकल्प में नहीं मिले आप तो कोई बात नहीं। अमीनो अम्ल एक प्रकार की प्रोटीन, इस बात को भी जान ही रहे हैं। अमीनो अम्ल प्रभावित होगा, अमीनो एसिड प्रभावित होगा तो पक्की बात है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन प्रभावित हो जाएगा। दूसरा विकल्प हीमोग्लोबिन टिक किया जाएगा। क्लियर है ना। अगर ये नहीं मिले तो ये सही। हीमोग्लोबिन अगर प्रभावित हुआ तो पक्की बात है आरबीसी प्रभावित हो जाएगी। एग्जामिनर ने बहुत से एग्जामों में कई बार इस प्रश्न को पूछ ही लिया है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का, जो हंसिया होता नहीं इस तरीके का, तो हंसिए के उस औजार के आकार का हो जाता है आरबीसी का आकार। जब आरबीसी का आकार हंसिए का आकार का हो जाएगा तो पक्का बात मान के चलना, ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाएगा। एक प्रश्न के साथ साथ हो जाएगा, एक प्रश्न के साथ आपने कितने प्रश्नों की जानकारी हासिल कर ली। इसलिए मैं कहता हूं कि समझी हुई चीजें बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी, अन्यथा फिर तो आप रटते रहोगे। किसी अन्य प्रैक्टिस सेट में, किसी अन्य प्रैक्टिस बुक में पाओगे कि सिकल सेल एनीमिया में ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाएगा।
दूसरी किताब मार्केट से ले आओगे, उसमें लिखा रहेगा सिकल सेल एनीमिया में अमीनो अम्ल प्रभावित हो जाते हैं। हद तो तब हो जाएगी जब तीसरी बुक लाओगे और उसमें लिखा रहेगा हीमोग्लोबिन प्रभावित हो गया। और परेशान तो तब हो जाओगे जब प्रैक्टिस सेट हल करते हुए मिल जाएगा कि आरबीसी का आकार हंसिए का आकार का हो जाएगा। तब आप सोचोगे क्या क्या पढ़े हम, लेकिन पढ़ना तो यही इतना था, इतना ही तो जानना था। सिकल सेल एनीमिया हुआ, अमीनो अम्ल प्रभावित होगा, क्योंकि अमीनो अम्ल ही हीमोग्लोबिन यानी रक्त के निर्माण में सहायक है, तो हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा। जब ये प्रभावित तो ये प्रभावित। और अगर ये बात मान के चलें, अगर ये प्रभावित हो गए तो आरबीसी, तो हीमोग्लोबिन में आरबीसी ही मिलती है, तो फिर ये प्रभावित हो जाएगा। आरबीसी कैसा हो जाएगा? हंसिए का आकार का हो जाएगा, ऑक्सीजन परिवहन बाधित हो जाएगा। सारे प्रश्न, ये सारे प्रति उत्तर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर चर्चा करना उचित समझा। मुझे लगता है आप ये बात समझ चुके हैं। अगला रोग देखिएगा, एल कैप्टेन्यूरिया। एल कैप्टेन्यूरिया, लीजिए पीछे पीछे है क्या है? एल कैप्टेन्यूरिया। एक बार उच्चारण करें हमारे साथ तो पीछे निकल के आएगा यूरिया। यूरिया, और यूरिया की जरूरत हमारे शरीर में नहीं है। यूरिया की जरूरत हमारे शरीर में नहीं है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। यकृत के चैप्टर में ये बात हम कर चुके हैं, है ना। यूरिया, और आपको पता है मेथेन यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हानिकारक गैस आपके शरीर में मिल जाएगा अमोनिया, और अमोनिया परिवर्तित हो जाएगी किसमें? यूरिया में। ये काम करता कौन? यकृत करता है, नहीं हमारा लीवर करता है, हमारा जिगर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे शरीर में। एल कैप्टेन्यूरिया यानी ये मूत्र संबंधी विकार है, यह भी आनुवांशिक विकार है, मूत्र से संबंधित है। इसमें होता क्या है, आपका मूत्र यदि हवा के संपर्क में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हवा में ही तो पेशाब करेंगे आप। हवा के संपर्क में जब भी आपका मूत्र आ जाएगा ना, तो मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा? काला। मूत्र का रंग काला हो जाएगा, काला हो जाएगा हवा के संपर्क में। हवा के संपर्क में मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस बात को बताने का प्रयास किया। एग्जामिनर पूछेगा एल कैप्टेन्यूरिया में कौन से गुणसूत्र के में विकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि संख्या 46 ही रहेगी। एल कैप्टेन्यूरिया में एग्जामिनर आपको मूर्ख बनाना चाहेगा और कहेगा एल कैप्टेन्यूरिया में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45, 46, 47, 42। तो ध्यान देना 46 ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एल कैप्टेन्यूरिया यानी काला हो जाएगा हवा के संपर्क में आने पर। अगली बात देखिएगा, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया रोग। यहां हमने लिखा नहीं गुणसूत्र वाली बात, ये 11 लिखा था, यहां आप याद कर सकते हैं तीसरा यानी थर्ड। यहां तीसरा गुणसूत्र प्रभावित होगा, कहां पर? एल कैप्टेन्यूरिया वाले मसले में तीसरा प्रभावित हो जाएगा। और मैंने अब लिखा है फिलाडेल्फिया, और जो ये फिलाडेल्फिया लिख रखा है इसमें क्या होगा, इस बात को भी जान लीजिए। फिलाडेल्फिया में 22वां गुणसूत्र प्रभावित होगा। पहले तो गुणसूत्र ही याद रखें आप, यहाँ 11, यहाँ 22, यहाँ तीसरी की बात हुई है। फिलाडेल्फिया कहाँ है? फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक मशहूर शहर है। यहाँ पर आप मान के चलें सबसे पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। फिलाडेल्फिया आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी, एग्जाम में पूछा भी गया है, बेलाडेयर नदी के किनारे है फिलाडेल्फिया। तो बेलाडेयर नदी याद रखिएगा, ये तो आपके भौगोलिक उत्तर है, भूगोल से संबंधित है। बहरहाल उसकी भी क्लासें बस जल्द आने वाली हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही जल्द आप जियोग्राफी से जुड़ने वाले हैं, भूगोल से जुड़ने वाले, भूगोल की कक्षाएं आने वाली हैं। लगातार अग्रिम कक्षाएं भूगोल की होंगी और अनवरत चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, और पूरे भूगोल का, पूरे ब्रह्मांड का एक विस्तृत अध्ययन आपका यूट्यूब चैनल आपको प्रस्तुत करके देगा, ये विश्वास रखें। और आगे आने वाला है, बस इसी मानव रोग पाठ जिस दिन समाप्त होगा ठीक उसी दिन बाद भूगोल की क्लासें, भूगोल की कक्षाएं चालू हो जाएंगी। आप जरा ध्यान दें। अब तो बेलाडेयर नदी, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे हम इनसे। फिलाडेल्फिया 22वां गुणसूत्र प्रभावित होगा, इसमें ये कैंसर की संभावना बन जाती है, यानी कैंसर हो जाता है, मान के चलें कैंसर हो जाता है। अगर ये रोग है तो कैंसर की संभावना होगी।
होगी क्या, फिलाडेल्फिया है तो फिर होना ही होना है, क्योंकि आनुवांशिक है, आप बचाया नहीं जा सकता फिर ना आपको। तो ये हो गया। एक अद्भुत रोग और बताएं, मजा आ जाएगा उसको सुन करके। क्राई टू चैट लिखा होगा और किन्हीं किन्हीं किताबों में कैट लिखा गया होगा। मैं इसे कैट से ही समझा दूंगा, क्योंकि कैट इसलिए जरूरी है, आप मान के चले वो उसके लिए ट्रिक का काम कर जाएगा। क्राई टू कैट, इसमें प्रभावित होगा पांचवा गुणसूत्र। पांचवें गुणसूत्र के जीन में विकृति होगी। देखो बार बार कह रहा हूं, संरचना बदलेगी ना कि संख्या। तो पांचवें गुणसूत्र के विकृति होगी जीन में, और जब ऐसा होगा तो होगा क्या, होगा ये कि ऐसे बच्चे जैसे ही जन्म लेंगे ना, जन्म लेते ही इनका जो रोना होगा वो बिल्ली की तरह होगा, बिल्कुल अलग होंगे। ऐसे बच्चों का मुंह काफी छोटा होगा, ये काफी दुबले पतले होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, और अचानक माँ इनको लेकर के अगर बैठी होगी किसी महफिल में, और जैसे ही ये रोएंगे ना, तो मान के चलिएगा आसपास के लोग तुरंत ये बात समझेंगे, अरे राम कोई बिल्ली रो रही क्या, वो इंसान जैसा नहीं रोएगा। ये क्राई टू कैट वाला रोग भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जन्म के साथ ही आएगा और फिर आपके जन्मोपरांत तक रहेगा, यानी जब तक आप रहेंगे, जीवनोपरांत जब तक आप जिएंगे तब तक ये रहेगा। क्राई टू कैट रोग, पांचवा गुणसूत्र प्रभावित हो गया, तो मैं मान के चलूं कि आपने सारी बातें अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टेन्यूरिया, फिलाडेल्फिया, क्राई टू चैट, इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है अब। और ये सब कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन पर होने वाले रोग हैं, या अलैंगिक गुणसूत्र कह लें, इनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा, तब ये रोग हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहां हमने बात कर लिया कि कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होगा तो कौन से रोग होंगे, अब हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होगा तो कौन से रोग होंगे। लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, यानी अगर यहां परिवर्तन हुआ फिर कौन से रोग हो जाएंगे, इन्हीं रोगों को लैंगिक रोग कहेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से जो भी रोग हो जाएंगे इन्हें हम लैंगिक रोग कहेंगे, क्योंकि यह उन्हीं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से होंगे जिन्हें हम XY कहते हैं, जिन्हें हम XX कहते हैं। क्लियर है बात ना, यहाँ तो आप पहुंच चुके हैं। अब मान के चलना, यहाँ से शुरुआत होगी एक महत्वपूर्ण रोग की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये रोग, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये रोग वाकई में है क्या, इसमें होता क्या है, इसमें X गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है, X गुणसूत्र प्रभावित हो जाएगा। अच्छे ढंग से समझने का प्रयास इसे करें, बहुत बार ये पूछा गया है। अब जरा बताना, X गुणसूत्र कहाँ मिलता है, लैंगिक है ना, 2X हो जाएगा महिला कह दो, 1X 1Y मिले तो पुरुष कह दो, है ना, इसका मतलब ये लैंगिक है। X ये गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया में X गुणसूत्र प्रभावित होगा। अब यहां बात मैं ये करने वाला हूं कि हीमोफीलिया में वाहक कौन होता है, वाहक स्त्री होती है, वाहक स्त्री होती है। थ्रोम्बोब्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। यानी जब हीमोफीलिया होगा, थ्रोम्बोब्लास्टिन नामक पदार्थ आपके रक्त में नहीं रहेगा, पदार्थ कम हो जाएगा या कह दें खत्म हो जाएगा, यह हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में और क्या हो सकता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। हीमोफीलिया में क्या नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यानी अगर आपको कहीं कट गया ना, आपके मसूनों में भी अगर कहीं चुभ गई कोई निब या ब्रश वगैरह करते समय कहीं घाव हो गया, तो रक्त जल्दी जमने वाला नहीं है, वो लगातार उसमें से रिसाव होते रहेंगे। बहुत ही मामूली कट है, इसलिए आगामी 1-2 दिन में वो पूरी तरीके से फिर रुक जाएगा। और जरा ध्यान देना, अगर कहीं आप एक्सीडेंट के शिकार हो गए, एक्सीडेंटल मामला कोई है और आप हीमोफीलिया के रोगी हैं, तो फिर तो घाव ज़्यादा होगा ना, घाव ज़्यादा होगा।
फिर आपको डॉक्टर साहब इतनी आसानी से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वो ले जाएंगे तब तक आपके शरीर का पूरा रक्त आपके शरीर से बाहर चला जाएगा, अतएव आपकी रक्त बहने के कारण मौत हो जाएगी। इसलिए हीमोफीलिया खतरनाक है। हीमोफीलिया खतरनाक ये क्योंकि इसमें जहाँ एक्सीडेंट ऐसे नॉर्मल आदमी के बचने के चांस कम होते हैं, हीमोफीलिया वाले व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे लगता है इनके चांस तो दूर दूर तक नहीं होते होंगे, क्योंकि ऐसे भी एक्सीडेंट कहाँ होता है और वहाँ से अस्पताल तक का जो भी रास्ता, जो भी सफ़र तय करना होता है, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा समस्या होती है वहाँ पहुँचाने में और पहुँचने में। ऐसे में तो तब तक ये रोगी आपसे नमस्ते करके चला जा चुका होगा, है कि नहीं, अपना सारा कार्यभार आपके हाथों में दे करके निपट चुका होगा। ये सारी बातें, इसलिए हीमोफीलिया का रोगी है वाकई में खतरनाक। तो थ्रोम्बोब्लास्टिन नामक पदार्थ कम रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इस बात को आप समझ चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आप सोचोगे सर और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, आप जरा बताना, अगर हीमोफीलिया में विटामिन की बात पूछ ली जाए कि कौन सी विटामिन कम रहेगी, तो कहिएगा सर के की कमी होगी 100%, और कोई बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि थ्रोम्बोब्लास्टिन पदार्थ नहीं होगा तो के की मात्रा बन नहीं पाएगी। ऐसे तमाम ये सीक्वेंस एक दूसरे के पहलू हैं, जुड़े हुए हैं। तो विटामिन की बात कर लें तो के बताइएगा, पदार्थ की बात करूं तो थ्रोम्बोब्लास्टिन बताइएगा। क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, ये ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, विक्टोरिया जी को, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये रोग पाया गया। किसमें? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में ये रोग पाया गया, महारानी विक्टोरिया में ये रोग पाया गया। इसलिए हमारे एग्जामिनर साहब ने कई बार ये पूछा कि किस रोग को शाही रोग कहते हैं, किस रोग को शाही रोग कहते हैं, किस रोग को राजशाही रोग कहते हैं। जरा ध्यान देना, इसके नाम भी अजीब हो गए, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में पाया गया यह रोग, इसीलिए इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग यानी स्टार रोग है भाई, ये इसका नाम भी देखना जरा। शाही रोग कहा जाता है किसे? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया रोग को शाही रोग कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में पाया गया। स्पष्ट हो गया। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहां लिखा हुआ वाहक स्त्री होती है, रोगी नहीं लिखा है। कुछ भ्रांतियां, कुछ वैचारिक मान्यताएं हमारे दिमाग में ये बन चुकी हैं, आज भी आपके दिमाग में होगी। आपको किसी ने कह भी दिया होगा कि चलो महिलाओं में दिक्कत नहीं है, महिलाओं को हीमोफीलिया नहीं होता है, महिलाओं को बाणांधता नहीं होता है। अरे भाई, तो फिर महारानी विक्टोरिया कैसे हो गई रोगी? महारानी विक्टोरिया पुरुष थोड़ा है, महिला ही तो थी। तो महारानी विक्टोरिया जिनकी बात हुई वो महिला है, और अगर इन्हें हुआ है इसका मतलब कुछ तो मामला बनता है। हाँ, ये बात सही है कि हीमोफीलिया महिलाओं में बहुत कम चांस है होने का, बहुत कम। इस रोग को पूरा ठीका, पूरी जिम्मेदारी उठा रखा है किसने? मनुष्य ने। इसे मनुष्य कह रहा हूं, पुरुषों ने। इसे सारे पुरुष झेल रहे हैं, हीमोफीलिया को और बाणांधता को। हीमोफीलिया और बाणांधता दोनों रोग यहीं पढ़ेंगे, और दोनों रोग कुछ इसी तरीके से हैं। दोनों का अनुमानसिक जो वैचारिक जो कहानी है, जो आगे चलने वाला लक्षण है, ठीक ठाक एक ही तरीके से है। यहां बात यह होगी कि वाहक स्त्री है, स्त्री में होने के चांस बहुत कम है, हो सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, समझिएगा जरा। हमने कहा यक्स गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है। महिलाओं का गुणसूत्र कैसा होता है? XX, और पुरुष का गुणसूत्र कैसा है? XY। लैंगिक की बात चल रही है। यहां पर एक यक्स प्रभावित हो गया, तो जब एक यक्स प्रभावित हो गया, जैसे कहते हैं एक किडनी प्रभावित होगी तो दूसरी काम चला लेगी, है ना। ऐसे यहां भी मामला है, एक यक्स प्रभावित हो गया तो दूसरा यक्स पूरा काम चला लेता है, पूरा क्रियाकलाप देख लेता है। इसीलिए इस महिला में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको एक ग्राफिकल निरूपण यहां दे दूं। अगर XX लिखा है तो इस महिला में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ये सामान्य महिला है। लेकिन अगर XX लिखा गया है, इस पर इस तरीके का टीका लग गया, तो मान के चलना ये महिला बीमार नहीं है, वाहक है। वाहक का मतलब इसके ऊपर हीमोफीलिया की सवारी है। अब ये महिला पीढ़ी दर पीढ़ी से ले जाने का काम करेगी और किसी अनावश्यक, किसी बेचारे पुरुष को मारेगी। आप समझिएगा, मैं इस कहानी को अभी पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। मैं किसी महिला को दोषी नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी जो है कहानी यथार्थ वही भावना आपके सामने पेश करूंगा। सामान्य महिला XX है, सामान्य महिला से थोड़ा हट करके एक टीका लग गया तो इसे वाहक कह दीजिएगा।
क्योंकि इसमें एक एक्स प्रभावित है, लेकिन फिर भी महिला महिला जैसा काम करेगी, महिला के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक्स काफ़ी है सारे क्रियाकलाप के संचालन में। अगली बात समझिएगा, लेकिन अगर इसी महिला के एक्स पर दोनों जगह टीका लग जाए तो फिर ये महिला रोगी हो जाएगी। इसी बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ महारानी विक्टोरिया के साथ हुआ, ऐसा कुछ मामला महारानी विक्टोरिया के साथ हुआ। उनका दोनों ही एक्स प्रभावित हो गया, दोनों ही एक्स प्रभावित था, अतः हीमोफीलिया हो गया। ठीक, अगली बात ध्यान दें, पुरुष बेचारा क्या करता, पुरुष के पास XY है, पुरुष के पास XY है, इसके पास एक ही एक्स है, और अगर इस पे टीका लग गया तो पक्की बात है ये रोगी बन जाएगा, जबकि महिला के साथ ऐसा नहीं था। यही छूट पुरुषों के पास नहीं है जो छूट महिलाओं के पास है। इसीलिए मैंने कहा कि महिलाओं को ये रोग होने के चांस कम है पुरुषों की अपेक्षाकृत। पुरुष ज़्यादा ही रोगी होंगे, महिलाएं इस रोग की वाहक मानी जाएंगी। पुरुष कभी वाहक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पुरुष के पास एक ही एक्स है, जैसे ही प्रभावित होगा वो रोगी बन जाएगा, वाहक नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गई बात हमारी? हमने कहा वाहक स्त्री है, पुरुष कभी वाहक नहीं होगा, क्योंकि एक ही एक्स है, वही प्रभावित है, तो रोगी हो जाओगे ना आप। समझ गए ना आप? क्लियर है बात? मैं मान के चलता हूं कि अब आप बात जान चुके हैं हमारी। तो मैं अब जरा ध्यान देना, सामान्य की सामान्य से शादी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक वाहक, ये एक एक्स पे टीका लगा, इसे क्या बोलोगे? वाहक महिला बोलोगे ना, वाहक महिला। ये रोगी महिला, ये रोगी पुरुष, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रोगी महिला है, ये वाहक महिला है, ये तो सामान्य महिला की बात थी। मैं करने क्या वाला हूं, एक वाहक महिला की शादी, एक वाहक महिला की शादी एक बेचारे सामान्य पुरुष से करा दे रहा हूं। ये मैं करा रहा हूं, आप भी इस देख करके शादी कराइए इनकी, आप भी कराने लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि वाहक महिला, इसकी शादी मैंने किससे करा दी? सामान्य नर से करा दी है। अब जरा ध्यान दो, होगा क्या? इस एक्स का मिलन इस एक्स से होगा तो यहां होगा एक्स एक्स, कोई डाउट? टीका लगा हुआ एक्स आया। फिर इस एक्स की शादी, सॉरी, इस एक्स का मिलन इससे होगा तो यहां आएगा एक्स पे टीका रहेगा, वाई आएगा। अब दूसरा एक्स प्रयास करेगा, यानी ये संभावित ग्राफ होते हैं। ये संभावना है कि अगर आप 4 संतानें पैदा करेंगे, 4 संतान जन्म लेगी, तो या 4 क्या, एक ही संतान जन्म ले, तो चांस कितना है कि रोगी होने का, चांस कितना है कि ना रोगी हो, चांस कितना हो कि वाहक हो जाए, इस बात को ध्यान देना है। देखना जरा, एक्स का मिलाप किससे होगा? इस एक्स से होगा तो क्या आएगा? एक्स एक्स, और जब एक्स का मिलाप इस वाई से होगा तो क्या आएगा? एक्स वाई। आप जरा ध्यान दो, यहाँ कोई टीका नहीं आया है, इसका मतलब ये दोनों मामले कैसे हैं? सामान्य हैं। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सामान्य बराबर 2/4, कह सकते हैं ना, सामान्य बराबर 2/4, यानी 50% क्या है? सामान्य है। एग्जामिनर ऐसा ही प्रश्न करेगा, वो कहेगा यदि एक वाहक महिला की, एक हीमोफीलिया वाहक महिला की शादी एक सामान्य पुरुष से करा दी जाए तो कितने प्रतिशत सामान्य संतानें पैदा होने के चांस हैं? कितने प्रतिशत संतानें सामान्य होंगी? ऐसा करके वो प्रश्न करेगा। तो सामान्य संतानें कितनी होंगी? 50%, या 2/4 विकल्प में लिखा गया होगा। क्लियर है बात ना? यानी 4 में 2 लोग क्या होंगे? सामान्य होंगे। बाकी आप देखिए, ये जो एक्स है, इस तरीके का ग्राफ यहाँ बनाया हुआ था, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? वाहक महिला कह देंगे, वाहक महिला है। अब हमने कहा था एक्स वाई ग्राफ किसका है? पुरुष का। अगर इनके एक भी एक्स पे टीका लग गया तो ये क्या हो जाएंगे? रोगी। तो हमारा उत्तर क्या बन गया? सामान्य तो 50% है, रोगी होने के चांस कितने हैं? 25%, यानी 1/4 तो रोगी होने के चांस हैं। और वाहक महिला के कितने चांस हैं? 1/4 वाहक महिला के भी चांस हैं, है कि नहीं? देखना, तो इस महिला जो कभी बीमार ही नहीं थी, एक वो महिला जिसे पता ही नहीं था कि मुझे हीमोफीलिया है, उसने एक सामान्य पुरुष से शादी कर ली, उस बेचारे को भी पता नहीं था कि मुझे हीमोफीलिया है, क्योंकि था ही नहीं उसे। और जब शादी हो गई दोनों लोगों की तो उसकी संतानों में अचानक एक रोगी आया हीमोफीलिया वाला।
अब ये बेचारा इस रोग को झेलेगा अपनी जिंदगी भर, पता नहीं किस पाप का सजा भुगतेगा। इसलिए मैंने कहा आनुवांशिक रोग ही ऐसे हैं कि जिनमें आप दोषी नहीं हैं। ये माता पिता लेकर के आएंगे, अपनी संतानों में ट्रांसफर कर देंगे, आप इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ट्रांसफर करते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो एक तो प्रश्न मैंने ये बता दिया कि जिसे आप ये जान पाए कि कैसे निकालना है किसी भी ग्राफ को। दूसरी चीज मैं और भाई बता देता हूं आपको, अगर मैं वाहक मादा हुई सामान्य पुरुष से शादी करा दिया हमने, और अगर हमने रोगी नर की वाहक मादा से शादी करा दिया तब क्या होगा, ये जरा ध्यान देना। रोगी एक और समझा देता हूं, आप इससे सारे निकाल सकते हैं। हमने कह दिया रोगी, रोगी क्या हो, पुरुष हो, और वाहक क्या हो, मादा हो। अगर इनकी शादी हो जाएगी तो वाहक मादा का फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके का एक्स एक्स करके, और रोगी पुरुष होगा तो कैसे बनेगा, एक्स वाई करके, ऐसे बनेगा ना। तो हमने क्या किया, एक्स एक्स को मिलान कराया तो एक्स आया, और दोनों एक्स पर क्या आ गए, अब की बार दोनों एक्स पर टीका आ गया। यही हाल हुआ था विक्टोरिया जी के साथ, क्योंकि उनके दोनों एक्स पर यह विकृति आ गई, दोनों एक्स क्या हो गए, खराब हो गए। और जब दोनों एक्स खराब हो गए तो इसी को कहेंगे रोगी महिला। रोगी महिला, ये चांस बहुत कम है कि हीमोफीलिया का रोगी हो एक पुरुष और उसकी शादी हो किसी वाहक मादा से। ऐसे चांस जब बनेंगे तब ऐसा काम हो सकता है। तब क्या होगा, रोगी महिला आएगी, इनके शाही परिवार में ये रोग अनवरत चलता आया, इसलिए इसे शाही रोग कहा गया, क्योंकि अब इनके पीढ़ी से जाने वाला थोड़ो है, किसी ना किसी में जरूर आएगा ये। तो रोगी महिला होगी। अब अगली बात देखिएगा, अब यही एक्स किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो एक्स होगा, एक्स होगा। अब की बार ये महिला कैसी होगी, वाहक होगी, वाहक महिला। अब जरा ध्यान देना, ये वाई किससे मिलेगा, इस एक्स से मिलेगा, तो यहाँ एक्स वाई होगा, एक्स वाई, और ये रोगी पुरुष होगा, रोगी पुरुष होगा, और ये वाई और इस एक्स से मिल जाएगा। अब पहली बार मामला नॉर्मल होगा, यानी ये 25% हिस्सा सामान्य वाला हो गया। यहाँ आपको चतुराई के साथ जवाब देना है। रोगी वाली हिस्सा कितना आ गया, आपकी बार देखना, जहाँ सामान्य 50% आया हुआ था पिछली बार, यहाँ रोगी होने के चांस कितने हैं, 50%, और वाहक का चांस कितना है, 25%, और सामान्य का चांस कितना है, 25%, है कि नहीं। तो इतनी बातें तो आपके दिमाग में हो ही गई होंगी कि अब क्या करना है, कैसे कैसे उत्तर देने हैं। और एक अद्भुत बात ये बता दूं कि ये कि अगर यही प्रश्न वर्णांधता के साथ किया जाएगा तो भी ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि वर्णांधता में भी वाहक महिला ही होती है। क्लियर है बात? तो दो रोग साथ साथ समझ में आ गया ना, ये तो समझे हम, लगे हाथ वो भी समझ गए। अगर मैं कह दूं कि एक वर्णांध रोगी तो जान लेना एक्स प्रभावित है पुरुष का, एक वर्णांध वाहक महिला तो जान लेना एक्स प्रभावित है। तो वर्णांधता हो या हीमोफीलिया हो, दोनों की वंशानुगति एक जैसी होती है। इतना ही कह देना काफी है हमारे बच्चों के लिए। मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं, इतनी बात समझे रहे हैं। मैंने कह दिया हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता, वर्णांधता की वंशानुगति, वंशानुगति का मतलब ये रोग जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, कि वंशानुगति एक जैसी होती है। इस बात को ध्यान देना, एक जैसी होती है। यानी हीमोफीलिया अगर पहचान करना है, रोगी पुरुष रोग और वाहक मादा की शादी करानी है, तो जितना ग्राफ यहाँ आया ठीक ऐसे ही वर्णांधता में आएगा, ऐसा ही हीमोफीलिया में आएगा, ऐसा ही वर्णांधता में आएगा। यहाँ कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, और आप इस बात को समझ भी पा चुके होंगे। अब जरा ध्यान देना कि लगभग हम वो आपका अब वो दूर कर दिया हमने कि जो आप कभी सोचते थे कि महिलाओं में ये रोग नहीं होता, होता है भाई, महिलाओं में भी होता है, लेकिन वो चांस काफ़ी कम होते हैं, पुरुष इसको ज़्यादा झेलता है। अगली बात ध्यान देना, हीमोफीलिया इस कदर फैला कि ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, इसके बारे में देखिए 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस, तो उत्तर दीजिएगा 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर ऐसा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कि मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान दें, तो जहां हमने हीमोफीलिया की बात की, अब दूसरा रोग महत्वपूर्ण, ये एकदम मैंने कहा वंशानुगति एक जैसी होगी, वर्णांधता। जो वर्णांधता है ये रोग
हीमोफीलिया के जैसे ही इसका सारा काम है, मतलब रोग अलग अलग है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। वर्णांधता में क्या होता है, जो वर्णांधता का रोगी होगा, जो इस रोग से पीड़ित होगा, इस आनुवांशिक रोग से जो परेशान होगा, ऐसा व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाएगा। लाल और हरे में क्या नहीं कर पाएगा, भेद नहीं कर पाएगा। लाल और हरे में भेद नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान देना, एग्जामिनर कभी आपको परेशान करे तो आप इस प्रश्न के साथ तैयार रहिएगा। हो सकता है वो ये कह दे कि लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाएगा, पहचान कर लेगा, पहचान तो कर ही लेगा, केवल भेद नहीं कर पाएगा कि ये लाल है कि हरा है। बात समझ आ रही ना। इसीलिए ऐसे रोगियों को तो फिर रेलवे विभाग कभी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि जब उन्हें हरा दिखाना होगा वो लाल दिखा देंगे, और जब उन्हें लाल दिखाना होगा तो हरा दिखा देंगे, फिर खतरा हो जाएगा ना फिर। इसलिए ऐसे लोगों को कभी वो अपने साथ ये रेलवे विभाग तो शामिल नहीं करेगा। और आपको पता है अक्सर ये जब नेत्र की जांच होती है तो वर्णांधता की जांच होती है, वहाँ पर एक कार्ड दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके का कार्ड होता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे ही खाने बने होंगे और इसमें लाल हरा ऐसे करके लिखा होगा और उसमें अक्षर की बनावट होती है। इसी कार्ड को कहा जाता है इसिहारा कार्ड, इसिहारा कार्ड। ये इसलिए बता दिया, आप यहाँ आप ध्यान देना कि वर्णांधता की पहचान किस कार्ड से की जाती है। वर्णांधता की पहचान इसिहारा कार्ड से की जाती है। एक प्रकार की ये जांच है और इस जांच से ये पता चलता है कि आप लाल और हरे का भेद नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा कि अभी पीछे जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा है वैसा ही वंशानुगति इसकी होती है। वंशानुगति हीमोफीलिया जैसी है, हीमोफीलिया जैसी है। दोनों ही रोग यानी हीमोफीलिया और ये वर्णांधता दोनों ही रोग एक्स लिंग संलग्न, लिंग है ना, बोला ना लिंग संलग्न, लिंग संलग्न अप्रभावी हैं। लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हैं। अप्रभावी क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा कि महिला इसके साथ वाहक थी, एक एक्स पर लगा हुआ था तब भी कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए इसे अप्रभावी कहा गया। मैं उन हर शब्दों का अर्थ आपको बता पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक ही एक्स प्रभावित है, क्योंकि एक एक्स पर दिक्कत है फिर भी उस महिला को कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब अप्रभावी है ना। महिला परेशान नहीं है, अप्रभावी है, ढो रही, केवल उस बात को ले जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करके चली जाएगी। क्लियर है बात ना। अब जरा ध्यान दें, तो मैंने कहा कि वंशानुगति हीमोफीलिया जैसी होगी, दोनों ही रोग लिंग संलग्न अप्रभावी रोग होंगे। अब ये बात बताना, अगर मैं एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला से करा दूं तब तो दिक्कत ही दिक्कत है, लेकिन एक वर्णांध पुरुष की शादी, वर्णांध पुरुष की शादी किससे कराएं, सामान्य महिला से करा दें। मुझे लगता है कोई तैयार नहीं होगा करने के लिए, है ना। जो भी चैनल को देख रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों करेंगे, हम वर्णांध पुरुष से शादी ही क्यों करेंगे। इतनी भी नफरत ना कीजिए वाकई में, क्योंकि दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, तरीका ये बता दे रहा हूँ। अगर ये रोग ठीक ही नहीं होता, मान लो कोई बात नहीं, अगर आपका पति या आपके जिनसे शादी होने वाली अगर वो वर्णांध है तो दिक्कत इस बात की नहीं है, क्योंकि उन्हें समस्या किस बात की है, लाल और हरे की। लाल और हरे में भेद नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़ा सा चालाक हो जाइए, जिस दिन वो आपसे लाल शर्ट मांगे आप उन्हें हरा वाला उठा के दे दीजिए, और जिस दिन वो आपसे हरा वाला मांगे आप लाल दे दीजिए। इतने में काम करते रहिए, आपका पूरा जीवन सुखमय बीत जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, समस्या ये हो सकती है कि आगे संतान में क्या मामला होगा, वो बात आप जान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बता ही दिया था। इस तरीके का वही उत्तर होगा। वर्णांध पुरुष है तो इसका एक्स प्रभावित होगा, वाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य महिला है तो एक्स एकदम नॉर्मल होगा, एक्स वाला एक्स से मिलेगा तो एक्स और एक्स आएगा, यानी एक वाहक बिटिया तैयार हो जाएगी, वाहक बेटी। यानी इनकी संतान में एक वाहक बेटी का आना लगभग बन चुका है कि हो सकता है बिटिया कैसी हो, वाहक हो, जो अगली पीढ़ी में फिर लेकर के चली जाए इस वर्णांधता को। अगली बात ध्यान देना, फिर ये एक्स किससे मिलेगा, इस एक्स से मिलेगा दोबारा, यानी एक एक्स तो इससे मिला, फिर इससे मिला, फिर देखना दूसरी जो बेटी तैयार होने वाली है वो भी कैसी हो गई, वाहक हो गई। अब जरा ध्यान दें, ये वाई किससे मिलेगा, एक्स वाई से, लेकिन जो संतान यानी पुत्र पैदा होगा वो एकदम नॉर्मल हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समस्या आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है। अगली बात ध्यान दें, फिर वाई का मुलाकात किससे हुआ? एक्स से, यानी अगली भी संतान जो पुरुष के रूप में आने वाली है वह भी संतान कैसी पैदा हुई? सामान्य पैदा हुई, सामान्य संतान आपके सामने आ चुकी है। तो ये जो ग्राफ अभी पीछे मैंने हीमोफीलिया में समझा रखा है वही ठीक ठाक ग्राफ यहाँ बनेगा, इसलिए मैंने इसे लिखा वंशानुगति एक जैसी होगी। वर्णानुता में याद रखना है लाल हरे का भेद नहीं होगा, हीमोफीलिया में याद रखना है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इतना ही काम करना है, बाकी शादी वगैरह तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है ना। वर्णानुता में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो अन्य विभागों में नौकरी कर सकते हैं, अन्य जगह वैकल्पिक व्यवस्था उनके साथ बनी हुई, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ज़्यादा रेलवे में है, रेलवे विभाग इनको बिल्कुल ये जिम्मेदारी उठाने का मौका नहीं देगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो भी अभी मैंने हाल फिलहाल गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर अभी आपको रोक दिया। पार्ट 1 में हमने आपको कहा कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ, वहाँ मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम जैसे लैंगिक रोग भी बताए, समझाए, है कि नहीं? वो सारी बातें वहाँ पीछे थी। और आज जो हमने रोग देखा इस कक्षा के माध्यम से, इसमें हमने देखा कि गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हुआ तो कौन कौन से रोग हुए। ये सारे के सारे रोग आनुवांशिक थे। पार्ट 1 पार्ट 2 की सीरीज हमें आनुवांशिक रोगों से परिचय कराती है। आप इन रोगों को देख करके अपने तैयारी को बेहतर करें और बहुत ही मेंटेन ढंग से अपने आप को तैयार करें आगामी परीक्षाओं के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे पार्ट नंबर 3 मानव रोग के सीरीज में, पार्ट नंबर 3 में। और जहां हम आपसे बात करेंगे अब उपार्जित रोग, जिनमें हम दोषी हैं, जिनमें आपको संक्रामक असंक्रामक रोगों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराऊंगा। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।